the demand curve, the revenue curve of the firm. We have three kinds of market and according to your syllabus. One is perfect competition market, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार. Second one is monopoly, and the third one imperfect competition. Imperfect competition or monopolistic competition. First of all, I will discuss with you the market. Market is a meeting place of buyers and sellers in the simple words. Okay? And first of all, I will discuss with you the perfect competition. Perfect competition, जिसको हिंदी में पूर्ण प्रतियोगिता बोलते हैं. पूर्ण प्रतियोगी बाजार. पूर्ण प्रतियोगी बाजार बाजार की व्यवस्था जिसमें समरूप वस्तु के बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं. किसके? समरूप वस्तु के. यहाँ का जो मेन फीचर है दैट इज होमोजेनियस प्रोडक्ट. क्या है? होमोजेनियस प्रोडक्ट. Homogeneous product is the main feature of this market. Homogeneous product, समरूप वस्तु के large number of buyers and sellers. क्रेता और बहुत सारे विक्रेता होते हैं. क्या होते हैं? Large number of buyers and sellers. Large number of buyers and sellers. इस मार्केट की मुख्य विशेषता है, राइट. दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पर homogeneous product है. कोई भी उत्पादक इस बाजार में जो उद्योग द्वारा कीमत निर्धारित होती है उससे ज्यादा प्राइस नहीं ले सकता है. बिकॉज प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री नॉट बाय द फर्म. मतलब मेन इसका वो है प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री. कीमत को कौन निर्धारित करता है इस बाजार में? डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री. प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय इंडस्ट्री नॉट बाय फर्म. फर्म इज ए प्राइस टेकर, इंडस्ट्री इज ए प्राइस मेकर. इस बाजार में फर्म कीमत स्वीकारक है और उद्योग कीमत निर्धारक है. निर्धारक कौन है? उद्योग. उद्योगों से कीमत निर्धारित होकर आएगी और जो परफेक्ट कंडीशन में जो हमारी फर्में होंगी वो इसको एक्सेप्टर होगी, राइट. और इस मार्केट में एक जैसा प्रोडक्ट होगा, होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा. होमोजेनियस का मतलब है समरूप, एक जैसा. उसका वहां पर जो रेट होगा किसी भी वस्तु का वो उद्योग द्वारा निर्धारित होगा. कोई भी फर्म उस कीमत से ज्यादा प्राइस नहीं ले सकेगी, राइट. बिकॉज प्रोडक्ट इज सेम. प्रोडक्ट सेम होने की वजह से कोई भी उत्पादक, कोई भी फर्म उससे ज्यादा कीमत नहीं ले पाएगा. सपोज करो किसी वस्तु की कीमत अगर 10 रुपीज फिक्स होकर के आती है, कहाँ से? उद्योग से. तो कोई भी फर्म उसको उससे ज्यादा कीमत नहीं ले पाएगी. बिकॉज सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस में रहता है कि कीमत में थोड़ा जैसा भी परिवर्तन करेगा कोई तो माल में उसमें अनंत परिवर्तन हो जाता है. इस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये पहले वाली जिसको पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं. और इसमें सबसे देखने वाली बात यह है कि अगर सपोज करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में जाकर इसके डिमांड कर्व्स बता रहा हूँ, ठीक है. डिमांड कर्व और द रेवेन्यू कर्व, AR, MR एंड प्राइस, ये सारी चीजें इकट्ठी आ जाएंगी. इसमें ये हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस होगा. यहाँ पर AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू द प्राइस. बिकॉज़ AR इज इक्वल टू प्राइस हियर, ठीक है. हियर अगेन आउटपुट, यहाँ प्राइस तो है ही है, राइट. तो यहाँ पर अगर सपोज करो कोई भी फर्म अगर ये ₹10 इस 10 से ज्यादा एक पैसा भी कीमत को अगर बढ़ाना चाहता है तो वो बढ़ा दे, लेकिन उसकी सेल जो है वो आउट हो जाएगी. सेल उसके पास कोई खरीदेगा नहीं. यहाँ से ज्यादा को लेना चाहेगा तो वो बिल्कुल नहीं, उससे कोई भी परचेज नहीं करेगा अगर उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी. यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो इन्फिनिटी के बराबर है. किसके बराबर है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है. कीमत में माइक्रो जो प्राइस है उसमें माइक्रो चेंजेस होने पर, माइक्रो चेंजेस मतलब 10 रुपए एक पैसे की जब वो कीमत लेता है 10 रुपए एक पैसा, तो उसकी सेल एकदम शून्य होगी. और जब वो कीमत को थोड़ा जैसा कम कर देता है, 9.99 कर देता है, सपोज करो 10 से एक पैसा कम कर देता है, तो उसकी डिमांड जो है वो अनंत परिवर्तित हो जाएगी. इन्फिनिटी, दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी. अनंत परिवर्तन हो जाएगा. इसीलिए यहाँ पर लास्ट डिमांड इन्फिनिटी के बराबर है. और बिकॉज ऑफ व्हाट
होमोजीनियस प्रोडक्ट, आप इससे ज़्यादा कीमत नहीं ले पाएंगे, इसलिए यहाँ कीमत जो है वो वही रहती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है कि जो प्राइस है दैट इज डिटरमिन्ड बाय द इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ द मार्केट फोर्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस मतलब हमारे पास दो बाजार की क्रियाएं हैं, कौन कौन सी दो शक्तियां हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इसमें इंपॉर्टेंट रोल करती है। ये देखिए मैं अभी आपको चीज को बता के देता हूँ। ये मान लीजिए ये इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री है और ये फर्म है, कॉम्पिटिटिव फर्म है। ये कीमत यहाँ पे डिसाइड होगी, ये लाइक दिस। यही कोर्स डिमांड कर्व यू नो डाउनवर्ड स्लोपिंग, सप्लाई इज पॉजिटिव स्लोपिंग। ये दोनों एक जगह यहाँ पर मिल रही है, जैसे इक्विलिब्रियम प्राइस। सपोज करो ये 10, ठीक है, ये अगेन ये द क्वांटिटी एंड अगेन द प्राइस, ठीक है। ये बाय एक्सिस, ये जो प्राइस है, ये प्राइस जो है यहाँ इंडस्ट्री से आई, इंडस्ट्री ने यहाँ पर कीमत निर्धारण किया ना, किसके द्वारा किया, टू मार्केट फोर्सेस के द्वारा किया। टू मार्केट फोर्सेस ने यहाँ पर कीमत को निर्धारित किया। दिस इज पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है। ये संतुलित कीमत है which is determined by the market forces. As you know, we have two kinds of market forces. Market जो forces है वो हमारे पास है। Market forces दो प्रकार की है, two types की है। Number one is demand and second one is supply. डिमांड एंड सप्लाई। जो डिमांड एंड सप्लाई है वो मेन मुख्य मांग की बाजार की शक्ति है। इसको इस मार्केट फोर्सेस के द्वारा ही कीमत निर्धारित होती है, जिसको हम लोग प्राइस मैकेनिज्म कहते हैं। डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेस हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, प्राइस मैकेनिज्म, कीमत संयंत्र। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो वस्तु की कीमत है वो कीमत संयंत्र के द्वारा निर्धारित होती है। कीमत संयंत्र में दो बाजार की शक्तियां हैं, कौन कौन सी, डिमांड एंड सप्लाई। इसी कीमत को, इसी प्राइस को कौन एक्सेप्ट कर रहा है, फर्म कर रहा है। ये कि इससे अगर ये 10 रुपए यहाँ से फिक्स होकर के आए, ये 10 रुपए एक पैसे लेगा तो उसकी डिमांड शून्य हो जाएगी। अगर ये कम कीमत में बेचना चाहेगा तो ही विल हैव टू फेस लॉसेस, इसको हानि हो जाएगी। कम से आप अगर आपने कहीं मार्केट से वस्तु लेना 10 रुपए की लाई है, यहाँ से 10 रुपए फिक्स होकर के लाई हुई है, क्या आप 10 रुपए से कम बेच पाएंगे? नहीं बेच पाएंगे। अगर बेच पाएंगे, अगर बेचने लगेंगे तो आपको हानि हो जाएगी, आप लॉसेस फेस करना पड़ेंगे आपको। अगर आप ज्यादा लेना चाहेंगे पैसे तो क्या हो जाएगा, आपके पास जाएगा कोई नहीं, आपसे परचेज ही कोई नहीं करेगा, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। तो दिस इज द मेन फीचर ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। और दीज आर ARMR कर्व। जो ARMR कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होते हैं, मतलब ये मांग वक्र है किस चीज का, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। अगर आपसे पूछे कोई कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, तो आप क्या कहेंगे, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के समानांतर होगा। क्या होगा, एक्स एक्सिस के समानांतर होगा। जैसे आपको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी के बराबर है। इन्फिनिटी क्या है कि माइक्रो चेंजेस, प्राइस में माइक्रो चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, अनंत परिवर्तन जो है वो आ जाता है किसमें, डिमांड में, राइट। तो ये इसलिए आपसे कोई पूछे कि एवरेज अपना डिमांड कर्व और द रेवेन्यू कर्व जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में कैसे होते हैं, तो आपने कहा ना, ड्यू टू होमोजेनियस प्रोडक्ट इन द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट द एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस। ओके, क्लियर है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे मोनोपोली। मोनोपोली दो शब्दों के मेल से बना है, मोनो प्लस पॉली। मोनो का मतलब होता है सिंगल, और पॉली का मतलब होता है कंट्रोल, एक आदमी का नियंत्रण। इस फर्म ने मोनोपोली को हिंदी में कहते हैं एकाधिकार। क्या कहते हैं, एकाधिकार। ये आ गया पूर्ण प्रतियोगी बाजार, ये आ गया एकाधिकार। एकाधिकार में किसी भी वस्तु का एक उत्पादक होता है, बहुत सारे क्रेता और एक विक्रेता होता है। एक विक्रेता और बहुत सारे क्रेता होते हैं, सिंगल सेलर, ओनली सिंगल कंट्रोल यहाँ पर पाया जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करेंगे बिजली बोर्ड की, तो बिजली बोर्ड की बिजली पैदा करने में क्या है, मोनोपोली। क्या है, मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब एक अधिकार है उनका, बिजली बोर्ड के अलावा कोई भी अन्य बिजली पैदा नहीं करता है।
जितने मर्जी बोर्ड है तो जब डिपार्टमेंट है तो उसकी डिपार्टमेंट पे मोनोपोली किसकी है? शिक्षा विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की शिक्षा को प्रोवाइड करने के लिए शिक्षा विभाग की मोनोपोली है। जिस क्षेत्र में जिसके पास अपना दायित्व है, जिसके पास उसको अपना अधिकार दिया गया है, अगर वो अपना कंट्रोल बना के रखा हुआ उन्होंने, उसके अलावा कोई उस चीज को नहीं कर सकता है। अगर आप किसी चीज के प्रोड्यूसर है, वो वस्तु अगर आपके पास ही उपलब्ध है तो आपका क्या हुआ? एक अधिकार, आपकी मोनोपोली हुई, सिंगल कंट्रोल हुआ आपका। मोनोपोली मीन सिंगल कंट्रोल। As I have earlier discussed with you, the monopoly derived from the two words, mono plus a poly. मतलब mono mean single and poly mean control. तो हम लोग बात कर रहे थे कि इसमें जो उत्पादक है वही फर्म है और फर्म ही उत्पादक है। वो अपने वस्तु को किसी भी रेट पर वो बेचे तो उस चीज से कोई भी वो नहीं कर सकता है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसका अपना कंट्रोल होगा। वो चाहेगा तो अपनी वस्तु को किसी भी रेट पे बेच सकता है। और इस मार्केट की मुख्य विशेषता क्या है कि इस बाजार में कीमत में भेद पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज देयर। इस मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत और विभेद मतलब अलग अलग उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमत को वसूलना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। उसका मन करेगा कि मैंने किसी को वस्तु मुफ्त में देनी है तो उसके पास एक अधिकार है। उसका मन करेगा कि मैंने वस्तु को ज्यादा दाम पे बेचना है तो उसका एक अधिकार है। वो चाहेगा कि मैंने वस्तु को कम दर पे बेचना है तो उसका अपना अधिकार है। अगर वो ज्यादा बेचना चाहेगा तो उसको रेट कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो ज्यादा बेचना चाहेगा तो कम करेगा, अगर कम बेचना चाहेगा तो वो रेट ज्यादा करेगा, ठीक है। नेगेटिव रिलेशनशिप हो जाएगा। जो मोनोपोली के जो एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, एआर और एमआर कर्व है, औसत आगम और मांग, दूसरा सीमांत आगम वक्र, जिनको मांग वक्र भी कहते हैं, तो वो कैसे होते हैं? वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं विद लेस इलास्टिसिटी। ये मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ये देखो मोनोपोली में हियर अगेन एआर और एमआर, यहां अगेन आउटपुट। इसमें जो मांग वक्रों का कार्य है वो नीचे की तरफ झुके होते हैं, एआर एंड एमआर। मूल बिंदु की ओर झुके हुए, ये मूल बिंदु की ओर झुके हैं, लेस इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये ऐसे क्यों होते हैं? इसमें ये नीचे की ओर क्यों झुके होते हैं? कम कीमत पर अधिक मांग और अधिक कीमत पर कम मांग। और आपको पता ही है कि कीमत और मांग के बीच में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तभी ये इनका कर्वों का जो आकार है, जो इनकी आकृति वो कैसी है? नेगेटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग, राइट। इस लेस इलास्टिक नहीं है और मूल बिंदु की ओर झुके हुए हैं। क्लियर गेम यहाँ भी, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन और द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये दोनों, इसको पूर्ण प्रतियोगिता है तो ये अपूर्ण प्रतियोगिता है। अपूर्ण प्रतियोगिता भी है और इसका नाम दूसरा है एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार के नाम से भी इसको जाना जाता है। मैंने आपके साथ कल में डिस्कस किया था कि अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ इसके दो नाम हैं, दो अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं। पहला नाम जो है वो इम्परफेक्ट कंपटीशन इज गिवन बाय मिसेस जॉन रॉबिन्सन इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन में मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने इसका नाम जो दिया वो क्या दिया? अपूर्ण प्रतियोगिता। ब्रिटेन में, इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं, सेम चीज है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी वही नाम है, लेकिन दिस नेम इज गिवन बाय एडवर्ड चैम्बरलेन। किसने दिया? एडवर्ड चैम्बरलेन ने दिया। ये नाम दिया यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एडवर्ड चैम्बरलेन ने इसका नाम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन दिया। दोनों जो है वो सेम चीज है, कोई दोनों में फर्क नहीं है, लेकिन जो एक टर्मिनोलॉजिकल डिफरेंस है, जो इनके नामों का डिफरेंस है, वो इनमें जरूर है। देखिए, मैं बात कर रहा था पहले परफेक्ट कंपटीशन की। यहाँ एक वस्तु के बहुत सारे क्रेता विक्रेता होते हैं, लेकिन वस्तु कैसी होती है? समरूप होती है, एक जैसी वस्तु होती है। यहाँ पर इसके बिल्कुल विपरीत है। एक वस्तु के बहुत सारे क्रेता विक्रेता होंगे, लेकिन प्रोडक्ट कैसा होगा? डिफरेंशिएटेड होगा, ठीक है। डिफरेंशिएट होगा, एक दूसरे से भिन्न होगा। या तो उनके साइज में फर्क होगा,
या तो उनके कलर में फर्क होगा, या तो पैकिंग में फर्क होगा, या तो ब्रांड में फर्क होगा। कहीं ना कहीं वो यहाँ पर जो वस्तु होती है वो अलग होती है एक दूसरे से। जैसे आजकल के हम बाजार की बात करें, वास्तविक जीवन की बात करें, तो आजकल हमारे पास मोनोपोलिस्टिक या इम्परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था। हम लोग बात करेंगे टूथपेस्ट की। आजकल टूथपेस्ट क्या एक प्रकार का मिलता है? क्या समरूप होता है? नहीं होता है। आजकल हमारे पास जो समरूप वस्तुएं हैं वो नहीं होती हैं। आज हमारे पास विविधता भरी वस्तुएं होती हैं। अगर आप शूज लेने जाएंगे तो शूज भी आपके पास मल्टी वैरायटी मिलेंगे, कपड़े लेने जाएंगे तो कपड़े भी मल्टी वैरायटी मिलेंगे। एक जैसे मिलते हैं? वो इस बाजार में ऐसा होता है, इस बाजार में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर वस्तुएं एक जैसी हैं। पूरी मार्केट में अगर मैक्स राइटर का पेन मिलेगा तो मैक्स राइटर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर साबुन भी मिलेगा, टूथपेस्ट भी अलग प्रकार का मिलेगा, सिवाका भी मिलेगा, प्रोमिस मिलेगा, पेप्सोडेंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर समरूप वस्तुएं, एक जैसी वस्तुएं, तब इनकी कीमत भी एक जैसी है। ये कीमत यहाँ डिटरमिन हो, वही कीमत इधर है। और कोई यहाँ पर अधिक कीमत बेचना चाहेगा तो वहाँ पर उस वस्तु को कोई लेगा नहीं। यहाँ पर वस्तुएं जो होती है वो यहाँ पर वस्तु विभिन्नता पाई जाती है, वस्तुएं भिन्न भिन्न होती हैं। उनका यूज सेम है, उसको भी साबुन ही कहते हैं, लेकिन उनके ब्रांड अलग है, कलर अलग है। आपने देखा अलग अलग साबुनों को, लक्स देखो, लक्स इंटरनेशनल देखो, आप हमाम देखो, आप रेक्सोना देखो, आप गोदरेज देखो, उनके रंग रूप साइज, उनमें जो एक फ्रेग्रेंस है वो भी डिफरेंट है कि नहीं डिफरेंट? काम उनका क्या है? नहाने के काम आता है, लेकिन उनका जो ब्रांड है वो डिफरेंट है। इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और इम्परफेक्ट कंपटीशन में वस्तु विविधता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पाया जाता है, प्रोडक्ट वेरिएशन पाया जाता है। और ये नाम जो है वो मैंने आपके साथ बताया, इज गिवन बाय मिस्टर जॉन रॉबिन्सन एंड दिस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो एकाधिकारी प्रतियोगिता है, इसका नाम एडवर्ड चैम्बरलेन ने दिया। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अपने यूके में दिया गया, और ये यूएसए में दिया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इसका नाम दिया गया। अब मैं बात करूंगा इसमें की मुख्य विशेषता। एक तो मैंने बताया कि इसमें प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। कैसा होता है? ये देखिए, पहले इसकी जो फीचर है दैट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्या होता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वस्तु की विविधता। दूसरा आता है इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन, सबसे इंपॉर्टेंट नॉन प्राइस कंपटीशन। इसमें कोई भी उत्पादक, कोई भी फर्म अपने उत्पादन को बेचने के लिए क्या करती है? अपने ग्राहकों को, अपने कस्टमर को, अपने जो कंज्यूमर है उनको क्या करती है? कुछ प्रलोभन देती है ताकि उनकी बिक्री ज्यादा हो। 12 कॉपियां देंगे, उसके साथ एक फ्री, तो दैट उसको कहते हैं गैर कीमत प्रतियोगिता। कीमत को नहीं हिलाएंगे, बिना कीमत में परिवर्तन किए। यहाँ कीमत में परिवर्तन नहीं करें, इसी मार्केट की विशेषता है। आप जब चाय लेते हो, मान लीजिए 2 किलो चाय ले लिया आपने, बाजार गए, आपने 2 किलो चाय ले ली इकट्ठी, उसके बदले में दुकानदार आपको क्या दे देगा? बाल्टी दे देगा, आपको टी शर्ट दे देगा, देता कि नहीं देता है? उसके साथ एक प्रकार के इंसेंटिव है। क्यों करता है ऐसा? अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए। सेल को बढ़ाने के लिए वो नॉन प्राइस कंपटीशन करता है। उसकी कीमत में कोई हेरफेर नहीं करेगा। चाहे 200 रुपए किलो है या 500 रुपए किलो है, तो वो उतना ही रहेगा रेट, लेकिन वो उस चीज को कीमत को नहीं हिलाएगा, कीमत बिल्कुल नहीं हिलाएगा। वो क्या करेगा? सिर्फ उसके साथ एक्स्ट्रा चीजों को दे देगा। आप बाजार जाते हो, अपनी स्टेशनरी की दुकान जाते हो, स्टेशनरी की दुकान में जब आप जाते हो तो उस वक्त क्या होता है? आपको दुकानदार बोलेगा आपको कितनी कॉपी चाहिए, आप बोलेंगे जी 1 चाहिए, तो इसके साथ तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जब आप बोलेंगे 12 लेनी है, वो 1 कॉपी आपको मुफ्त दे देगा। लेकिन जो कॉपी की कीमत है 10 रुपए, सपोज करो 10 रुपए की कॉपी मिल रही है, तो 10 से वो 9 नहीं करेगा, लेकिन वो क्या करेगा? 1 कॉपी फ्री दे देगा। पर कब देगा? जब आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाएंगे, ज्यादा लेंगे। क्लियर है? ठीक है। दूसरा इसमें नॉन प्राइस कंपटीशन मैंने आपके साथ बात करा, और नॉन प्राइस कंपटीशन में एक चीज, गैर कीमत, बिना किसी कीमत में परिवर्तन किए वो अपने उपभोक्ताओं को, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए उपभोक्ताओं को एक एक्स्ट्रा प्रलोभन दे करके अपनी बिक्री को बढ़ाता है। तीसरा इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट, सेलिंग कॉस्ट। क्या आता है? सेलिंग कॉस्ट, विक्रय लागतें, सेलिंग कॉस्ट। इसमें सामान को बेचने के लिए वो क्या करता है? उसको विक्रय लागतें लगती हैं। क्या लगती है? विक्रय लागतें लगती है। और विक्रय लागतों का मतलब है कि अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए उसको एडवर्टाइजमेंट का सहारा लेना पड़ता है। टीवी में, अखबारों में, या आजकल तो सोशल मीडिया में आ गया है, ठीक है, और भी कई जगह जो है वो क्या करता है? वो विज्ञापन देता है। किस लिए? अपनी बिक्री को बढ़ाने के लिए। देते कि नहीं देते? आपने देखा दीवारों में लिखा होता है ACC सीमेंट, जहां लगे वहां मजा लगे, है ना? कई चीजें लिखी होती है, बहुत सारे डायलॉग लिखे होते हैं। वो क्यों होते हैं? अपने ग्राहकों को अट्रैक्ट करने के लिए लगाए होते हैं। क्या कारण रहता है? क्यों करते हैं ऐसा?
बिक्री को बढ़ाने के लिए उन सब चीजों का प्रयोग किया जाता है। उसे सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट कहते हैं। इन चीजों के बारे में आप ध्यान रखेंगे। पहला फीचर मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन जब आपका ये लेसन स्टार्ट होगा तो मैं उस वक्त आपको और डिटेल से बताऊंगा। और इसमें जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये समझ लो आपका कि ये अगला लेसन भी आधा खत्म हो गया, आधा क्या लगभग पूरा खत्म हो गया। लेकिन ये है कि उस वक्त हम आपको आसानी रहेगी। यहाँ पर रेवेन्यू कर्व्स की बात करी हुई है, यहाँ पर रेवेन्यू कर्व्स होते हैं वो लेस इलास्टिक होते हैं। लेकिन जहाँ तक इसकी इस मार्केट की बात है, परफेक्ट कंपटीशन की बात है, तो यहाँ पर भी जो डिमांड कर्व होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। यहाँ डिमांड कर्व यहाँ भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। लेकिन इसके कैसे होते हैं, बोलो क्या फर्क इन दोनों में, कोई बता सकता है? दोनों में फर्क इतना है कि ये इधर को झुके हुए, ये बाहर को निकले हुए, है ना? ये दोनों इधर को निकले हुए, ये इसलिए ये मोर इलास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? मोर इलास्टिक। जो इस मार्केट के जो मांग वक्र हैं या रेवेन्यू कर्व्स हैं वो मोर इलास्टिक होते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि कोई भी उत्पादक, कोई भी फर्म अपने प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में बेचना चाहता है, उसकी मांग को बढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कीमत को डाउन करना पड़ेगा। कई बार नहीं करते। सपोज करो ब्रांड अपना है, कलर अपना है, पैकिंग अपनी है, कंपनी अपनी है, ठीक है, उस स्थिति में कोई उत्पादक अपना इसको अधिक मात्रा में बेचना नहीं चाहेगा, बोलेगा ठीक है बेचना तो मेरे को पैसे भी तो अधिक मिलने चाहिए। इसलिए ये डिमांड कर्व्स कैसे होते हैं? मोर इलास्टिक होते हैं। इनमें डिमांड कर्व या रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मोर इलास्टिक होते हैं। ये मूल बिंदु की ओर झुके हुए हैं, ये मूल बिंदु से बाहर है। दिस इज पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये देखो ये इस तरफ आए हुए है ना, इस तरफ, लेकिन ये इस तरफ है। ये मांग वक्रों का आकार इस प्रकार का होता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इनको ध्यान से देखेंगे कि तीनों मार्केट्स में डिमांड कर्व्स कैसे होते हैं। आप बोलेंगे फर्स्ट मार्केट में डिमांड कर्व्स होते हैं पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समानांतर। क्या? एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू द प्राइस। ये आरएमआर यहाँ एक ही लाइन में हो जाते हैं। यहाँ पर क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग के होते हैं विद लेस इलास्टिसिटी। यहाँ पर डिमांड कर्व होते हैं लेकिन विद मोर इलास्टिसिटी। इसके रीजन मैंने आपको बता दी, इसके फीचर भी बता दिए। इस मार्केट में जो वस्तु विविधता पाई जाती है, बिक्री लागतें होती हैं, गैर कीमत प्रतियोगिता है, नॉन प्राइस कंपटीशन इज हियर। दूसरी मार्केट में मैंने आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात की, कीमत विभेद की बात की। इस वस्तु का कोई नियरेस्ट कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट इन मोनोपोली। और इसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, इसीलिए इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिक डिमांड होती है, वो इन्फिनिटी के बराबर होती है। माइक्रो चेंजेस प्राइस में होते हैं, तो उसमें डिमांड में एकदम से इन्फिनाइट चेंजेस हो जाती हैं, चाहे वो जीरो हो चाहे वो इन्फिनाइट हो। ओके, दिस इज ऑल।